हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र के बारे में, मिरर फार्मूला। ठीक है, कल की क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, वहां पर हमने देखा था। ठीक है, कल की क्लास में हमने बताया आप लोगों को कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा, अवतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आज हम लोग उसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र या फिर मिरर फार्मूला। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में। ये ऑप्शन में भी आ जाता है कभी कभी टिक करने के लिए कि गोलीय दर्पण का या फिर दर्पण सूत्र क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है। एक नंबर का आ जाता है। आसान सवाल होता है ना, आप लोग कर सकते हैं। एक नंबर के आ जाता है टिक करने के लिए। दर्पण सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण पढ़ेंगे, और दर्पण के बाद अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर लेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हमने विद्युत धारा चैप्टर को खत्म कर दिया है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखिए जाकर के। बहुत अच्छे से हमने हर एक टॉपिक को पढ़ाया है विद्युत धारा चैप्टर में। ठीक है, इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण के बारे में। ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। आइए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? दर्पण सूत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र? इसका फार्मूला होता है 1/f=1/v प्लस 1/u। ठीक है, कल हमने बताया भी था कि u का मान कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, f का मान कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, और v के बारे में बताया था। ठीक है, वहीं पर हमने बताया था कि अगर आभासी होता है तब क्या होता है, वास्तविक होता है तो तब क्या होता है। तो फार्मूला इसका क्या हो जाता है दर्पण सूत्र का? 1/f=1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमने कल भी बताया था f क्या है? फोकस दूरी। f क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। ठीक है, कल की क्लास जिसने नहीं देखी एक बार देख के आइए, नहीं समझ में नहीं आएगा। वैसे अगर सही से समझिए समझ में आएगा, लेकिन एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो है। v क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। v क्या हो जाती है? प्रतिबिंब की दूरी। तो v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या हो जाता है? वस्तु की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला क्या हो जाता है? 1/f=1/v प्लस 1/u। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये सवाल में थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, जैसे यानी कि इसको जो सूत्र है इसको चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है? इस प्रकार से दे देगा 1/v, इसको रोक लेगा, इसको इधर भेज देगा, बराबर 1/f माइनस 1/u। कोई दिक्कत नहीं, ये भी फार्मूला सही है। ठीक है, इसको इसने पक्षांतर कर दिया है बस। ठीक है, तो आपको पक्षांतर करना आना चाहिए। हम इधर से उधर जब कोई चीज ले जाते हैं, अगर प्लस की है बराबर के उस पार जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपको याद यही रखना है, लेकिन पक्षांतर करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर हमको सीधा पूछेगा कि दर्पण सूत्र है, चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो क्या होता है फार्मूला? 1/f=1/v प्लस 1/u। अगर ये नहीं है, कुछ और ऑप्शन में दे रखा, तो आप लोग पक्षांतर करके देख सकते हैं क्या आएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, जिसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इसके बारे में देखेंगे। तो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, हमने कल भी बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। कल हमने जब बताया था, आप लोगों को चित्र बनाकर समझाया था, वहां पर बताए थे कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसलिए फार्मूला होता है f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या की आधी। यहाँ पर r क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और f क्या है? फोकस दूरी। r क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो r क्या है? वक्रता त्रिज्या है, f क्या है? फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? f=r/2। ये इसका क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है। हमने कल की क्लास में भी बताया था कि v का नेचर डिपेंड किस पर करता है? v की प्रकृति। अगर पूछा जाए v की प्रकृति क्या होती है, तो पहला केस इसका जो होता है
अगर v का मान निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है, तो इसका नेचर कैसा होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब, वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। कल की क्लास में भी हमने बताया था वास्तविक को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, है ना। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। लेकिन अगर इसकी प्रकृति दूसरी क्या हो जाएगी, v का मान पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है सीधा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, है ना। वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है। कैसी इमेज प्राप्त होती है, आभासी, यानी वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है। ठीक है, अगर प्रकृति हमने क्या देखा, अगर v का मान नेगेटिव है तो हमने क्या देखा कि उल्टा और वास्तविक, अगर v का मान पॉजिटिव है तो सीधा और आभासी। ठीक है, अब प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा, इसका निर्णय ऐसे हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग आवर्धन क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आवर्धन क्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, बहुत बार पूछी गई परीक्षाओं में। ठीक है, आवर्धन क्षमता, क्या बोलेंगे इसको, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, क्या बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन पावर, यानी आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता का अगर कोई पूछे कोई मात्रक होता है तो इसका मात्रक नहीं होता, यह एक लंबाई का अनुपात होता है, इसलिए एक मात्रक हीन राशि है ना, इसके पास कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग आवर्धन क्षमता की परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ की परिभाषा, और यहाँ से जुड़े टॉपिक हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई, एवं वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो हमने क्या बताया यहाँ पर, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो भी यही से निकल के आ जाता है। आवर्धन क्षमता को m से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट करते हैं, m से। प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। हमने कल बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाया जाता है और वस्तु की लंबाई को O से दिखाया जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा I/O। प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा m = I/O, या फिर इसी को लिखते हैं माइनस का v/u। कैसे लिखा जाता है, माइनस का v/u। ठीक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो फार्मूला हमने क्या देखा, क्या निकल के आए, m बराबर I/O या फिर माइनस का v/u, यही इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पहले भी कहा, आवर्धन क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझिए इस चीज को। ठीक है, कल की क्लास में हमने एक बात और यहाँ पर बताई थी कि m का मान दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे m का मान अगर वो बोल रहा है प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है, बोला जाए पहले केस में कि प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है। अच्छा, हमने पहले कल भी बताया था कि m का मतलब क्या होता है, कितने गुना, जैसे हमने कहा कि एक वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, और तो 3 गुना जो कहा वही क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। 3 गुना जो शब्द बोला हमने वही क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है, इस केस में m का मान लिया जाता है निगेटिव। क्या लिया जाता है, निगेटिव। जैसे हमने कहा अभी कि जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना वास्तविक बनता है तो m बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए, अगर बोल दे कि प्रतिबिंब आभासी है, कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है, कैसा है, आभासी है। अगर प्रतिबिंब आभासी है तब m का मान पॉजिटिव लिया जाता है, कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। तो m का मान किस पर डिपेंड करता है कि हेलो दोस्तों, तो माफी चाहते हैं दोस्तों, लाइट जा चुकी है, इसकी वजह से दिखाई शायद सही से नहीं पड़ रहा होगा, तो हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ के इस वीडियो को यहीं पर
एंड करते हैं इसका, है ना। इसके आगे हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पर, हम बता रहे थे कि आवर्धन क्षमता डिपेंड किस पर करती है कि m का मान कैसा है ना। अगर वास्तविक कहेगा तो m का मान निगेटिव लेना है, अगर आभासी कहेगा तो m का मान पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो m के मान के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। अगर m का मान आभासी है तो माइनस m का मान, मानिए कि m का मान आभासी है तो प्लस, वास्तविक है तो माइनस लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने सबसे पहले पढ़ा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। फिर हमने देखा यहाँ पर कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यहाँ से बहुत छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, बहुत छोटे की वक्रता त्रिज्या देगा 30 सेंटीमीटर है, बताइए फोकस दूरी कितनी होगी, तो उसकी आधी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना। आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो भर भर के सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। अच्छे से याद कीजिएगा इसको, है ना, बहुत बार सवाल यहाँ से आए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, R क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। फिर हमने बताया V का नेचर किस पर डिपेंड करता है। अगर V का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, अगर V का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। m बराबर सूत्र हो जाएगा I/O या फिर माइनस का v/u। मात्रक इसका होता नहीं है, और प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m का मान निगेटिव, प्रतिबिंब आभासी होगा तो m का मान पॉजिटिव। दोस्तों लाइट जा चुकी है, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करना चाह रहे थे बट कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि लाइट है नहीं, दिखेगा नहीं। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और एक बार याद कर लीजिए जो हमने इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है। जैसे ये परिभाषा वगैरह जो इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोगों का मोटिवेशन हमको भी मोटिवेट रखता है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।